डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं अपने शहर का नाम नहीं बताना चाहता क्योंकि मैं अपनी पहचान भी जाहिर नहीं करना चाहता। मैं सबसे पहले अपने बारे में आपको बताता हूँ। इस शहर की एक झोंपड़ी में मेरे माता पिता रहा करते थे। वो पहले से ही गरीब थे और मैं भी पढ़ नहीं पाया। लेकिन जब आपकी पढ़ाई अच्छी ना हो, आप पढ़ ना पाएं तो आपकी संगत भी बुरी हो जाती है। मैं भी ऐसी ही बुरी संगत में बचपन से ही पड़ गया था। ऐसे लड़कों के साथ खेलना जो चोरी चकारी किया करते थे। लेकिन मेरे माँ बाप अच्छे थे, वो मुझे समझा दिया करते थे ये काम अच्छा नहीं है, इसलिए मैं संगत बदलता रहता था। लेकिन पढ़ाई ना करने के कारण मुझे आगे जाकर भी कोई काम मिलने वाला नहीं था, तो मैं छोटे मोटे काम तो बचपन से ही करता आ रहा था। मजदूरी का काम, किसी छोटे मोटे ढाबे में बर्तन मांजने का काम, कहीं घर में सफाई का काम, और ये काम करते करते मैं कब बड़ा होता गया मुझे पता ही नहीं चला। पढ़ाई कितनी ज़रूरी है बड़ा होकर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे बच्चे जो मेरे साथ खेला करते थे वो ज़्यादा अच्छे घर से नहीं थे, लेकिन उस समय वो पढ़ा करते थे। उन्हें तो अच्छा काम मिल गया था, लेकिन मुझे कभी कोई अच्छा काम मिल ही नहीं पाया। मेरी काबिलियत कभी निकल ही नहीं पाई। इसका कारण था पढ़ाई। मैं पढ़ा ही नहीं। बचपन में बहुत अच्छा लगा करता था जब सब स्कूल में जाया करते थे और मैं जाकर खेला करता था। मैं उन्हें देखकर उन पर हंसा करता था और वो सर झुकाकर निकल जाया करते थे। मेरी संगत भी ऐसी थी कि मैं गालियां निकाला करता था, हर किसी को नीचा दिखाया करता था। अब मैं बड़ा हो चुका था, वो मुझे नीचा दिखा रहे थे। सफाई करने के लिए कभी अपने जान पहचान वाले उन दोस्तों के घर पर जाना बेइज्जती से कम नहीं होता। अब मुझे उनके घर जाना पड़ता है, सफाई का काम करना पड़ता है और उनकी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। लेकिन अब मैं गाली तक निकाल नहीं सकता, उनके सामने जिद तक नहीं कर सकता, उन्हें नीचा तक नहीं दिखा सकता। वो पढ़े लिखे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करते, लेकिन उनकी मुस्कान मुझे नीचा दिखा ही देती है। अब मेरे माता पिता की मौत हो चुकी है और घर मुझे अकेले को ही चलाना पड़ रहा है। बड़ी मुश्किल हो रही है। जहाँ भी छोटा मोटा काम मिलता है मैं वो काम करने को तैयार हो जाता हूँ। मुझे शराब पीने की भी लत लग चुकी है, लेकिन हर रोज़ मैं शराब पी नहीं पाता। ऐसा नहीं है कि पीने का मन नहीं करता। जेब में पैसे हों तो मैं शराब पी भी लेता हूँ, लेकिन जेब में आजकल पैसे होते ही नहीं। खाना भी बड़ी मुश्किल से खा पा रहा हूँ तो शराब कहाँ से पीऊँगा। लोग कहते हैं मैंने शराब की वो लत दूर कर दी है, लेकिन मैं इतनी गरीबी तक पहुंच गया हूं कि शराब पीने तक के पैसे नहीं हैं मेरे पास। बचपन में मेरे पिता सिखाया करते थे, चाहे जो हो जाए, मौत के जितना भी करीब चले जाओ, ईमानदारी से दूर मत जाना, चोरी चकारी कभी मत करना। अब मेरे पिता भी इस दुनिया में नहीं रहे थे और मैं अब भी गरीब था। मुझे लगने लगा था मेरे पिता ने जो जो सिखाया है उस कारण मैं गरीब हूँ। अपने पिता की उन चीज़ों से दूर जाकर ही मैं पैसे कमा सकता हूँ। पढ़ाई से पैसे नहीं कमाए जाते, अब मैंने ये सीखना शुरू कर दिया था। शायद ये संगत ही कुछ ऐसी थी। मेरे नए दोस्त जुआ खेला करते थे और जुए से कमाए गए पैसों से वो ऐश किया करते थे। उन्होंने भी पढ़ाई नहीं की थी, वो ज़्यादा पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन थोड़ा बहुत लिखना और पैसों की गिनती करना वो सीख चुके थे। इस तरह मैं उनके साथ रहना शुरू हो गया। मुझे भी जो वो सिखाते मैं सीखता जाता। मैं मजदूरी किया करता और वहाँ से जितने पैसे मिलते यहाँ आकर जुए में उड़ाने की कोशिश करता। शुरू में पहले के 4 महीने मैं थोड़े बहुत पैसे जीतने लगा था और जीते हुए पैसों से मैं शराब पी लेता। मुझे लगता कि भगवान ने खुश होकर वो पैसे मुझे दिए हैं। मैं जीतता जा रहा था और अय्याशी करता जा रहा था। मन में जो खाने को होता मैं वो खाता। पैसे जीत रहा था तो मैं धीरे धीरे खुद को अमीर समझने लगा था। लेकिन जुआ एक ऐसा खेल है जो आपकी किस्मत से नहीं चलता, लोगों के दिमाग से चलता है।
मैं वो बेवकूफ़ था जो जुए को किस्मत के साथ जोड़कर देख रहा था। कभी भी आपने सोचा, जितने भी जुआरी होते हैं जो जुए के अड्डे चलाते हैं, अगर वहाँ पर लोग पैसे हारेंगे नहीं तो वो कैसे कमाई कर पाएंगे? वो हमें भटकाते हैं, हमें फंसाते हैं, लालच देते हैं। जब हम पक्के ग्राहक बन जाते हैं फिर वो हमसे चूसना शुरू करते हैं। अब वो भी मुझसे चूसना शुरू हो गए थे। मुझे किसी न किसी तरीके से वो हरा देते और मैं जो भी अपने रोज़मर्रा के काम करके पैसे लेकर आता यहाँ गवा देता। वो सूखा जो भी मुझे देते वही खाना पड़ता। धीरे धीरे कर्ज मुझ पर बढ़ने लगा था और ये कर्ज मैं चुका तक नहीं पा रहा था। अब मैं समझ रहा था जुआ किस्मत से नहीं जुड़ा होता। यहाँ 4 लोग पत्ते खेला करते थे और 3 तो उनके हुआ करते थे। शुरू में मेरी किस्मत के कारण शायद मुझे कुछ पैसे मिल भी गए, लेकिन अब वो तीनों मिलकर खेलते और मैं हर बार हार जाता। मुझ पर कर्ज बढ़ता जाता और मैं जैसे उनका गुलाम बनता जा रहा था। मैं उनका ऐसा गुलाम था जो वो कहते मुझे वो करना पड़ता। ऐसे काम करने पड़ते जो कभी भी मेरे पिता शायद मुझे करने नहीं देते। वो मुझे भिखारी तक बनाने को तैयार हो चुके थे ताकि मैं ज़्यादा पैसे कमा पाऊँ। मुझे ऐसे जगह पर काम करना पड़ता जहाँ पर जुआ खेला जाता, नशे बेचे जाते और मैं वहाँ चुपचाप बैठा रहता। जब पुलिस की रेड पड़ती तो मैं भी अपने साथियों के साथ भाग जाता। एक बार जेल का चक्कर भी लगा आया था, लेकिन मैं जल्दी छूट गया क्योंकि मेरे खिलाफ ज़्यादा सबूत नहीं थे। मैं तो इन जुआरियों के चक्कर में फंस गया था। और जब कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब ऐसा लगने लगता है शायद मौत ही इस कर्ज को चुका पाएगी। इतने ढेर सारे पैसे मैं कैसे चुका पाऊंगा? 50,000 का कर्ज मेरे सर पर पड़ चुका था। इतने पैसों से मैं बहुत समय तक खा सकता था। इतने पैसे शायद मैं कभी कमा ही नहीं सकता था। तो इस कर्ज को अब मैं कैसे निपटा पाऊंगा? ये मेरे नए साथी थे जिन्होंने मेरे सर पर वो कर्ज तो चढ़ा दिया था। मैं उनके पांव पड़ रहा था, ये कर्ज माफ़ कर दो, मैं दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। लेकिन वो कह रहे थे हम तो 3 साथी हैं, हमारा चौथा साथी जिसे ड्रग लॉर्ड कहा जाता है, किसी ने उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन वो ही सारी कमाई करता है। हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। कुछ लोग आते हैं, हमसे पैसे लेकर चले जाते हैं। ड्रग लॉर्ड, आखिर कौन है ड्रग लॉर्ड? ये मैं जानना चाहता था। उसका एक ही नाम है, शीतल। ये लड़कियों जैसा नाम उस ड्रग लॉर्ड का है जो यहाँ पर चोरी चकारी, नशा तस्करी सब कुछ करता है और पुलिस वालों तक ने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहाँ पर वो रहता है, कहाँ गायब हो जाता है। उसने नियम बना रखे हैं, पैसों को कहाँ रखना है, कहाँ छोड़ना है, और बड़े बड़े लोग ही ये सब जानते हैं। हमारे जैसे छोटे मोटे ये कभी जान ही नहीं सकते। मुझे डराया जा रहा था शीतल के नाम से, और मैं अपने साथियों के साथ ही नशा बेचना शुरू हो गया। जो पैसे मिलते उसके 5 हिस्से होते, चौथा हिस्सा मेरा और 5वां शीतल ड्रग लॉर्ड का। वो हिस्से को वहीं रख दिया जाता और वहाँ से कुछ लोग आते, उस पैसे को उठाकर वहाँ से चले जाते। मैं मन से ये काम नहीं कर रहा था, उन्होंने मुझे फंसाया हुआ था। मैं क्या करता? जो वो कहते मैं वैसा करता जा रहा था। लेकिन मुझे उनके पीछे चोरी भी करनी पड़ सकती है, मुझे नहीं पता था। ये पहला दिन था। हम चारों एक खास जगह पर जा रहे थे। मैं अपने 3 साथियों से पूछ रहा था वो मुझे कहाँ पर ले जा रहे हैं, लेकिन वो मेरे ऊपर हंसते जा रहे थे। एक कॉलोनी के अंदर बंद पड़ा घर। ये ज़्यादा बड़ा घर नहीं था और वहाँ पीछे वाली दीवार फांदकर हम उस घर के अंदर पहुँच गए। उस घर के अंदर हमने सामान टटोलना शुरू कर दिया। ये एक चोरी थी। जिंदगी में मुझे चोरी भी करनी पड़ जाएगी मैं जानता नहीं था, लेकिन अब उस मकाम तक मैं पहुंच गया था। जिंदगी के असूल तोड़ने का समय आ गया था। मैं उनके साथ ही वहां पर कीमती सामान ढूंढने लगा। ये किसी ज़्यादा अमीर का घर नहीं था। अलमारियों के अंदर भी खास सामान नहीं था। वहाँ जो लॉकर था उसके अंदर भी सिर्फ 5,000 रुपये रखे गए थे। ज़्यादा कीमती सामान नहीं था, लेकिन मेरे साथी बहुत कमीने। वो चाकू लेकर आए थे। अगर वहाँ हमें पकड़ने की कोशिश कोई करता तो वो उस चाकू से उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देते। इतने बेरहम हैं। मैं इनके चक्कर में कैसे फंस गया आज मुझे महसूस हो रहा था। लेकिन वो इतने कमीने कि कम पैसे मिले तो उन्होंने चाकू से वो सारा सामान फाड़ना शुरू कर दिया। उस घर में जितने गद्दे थे, जितनी चादरें थी,
जितने पर्दे थे हर चीज़ को चाकू से उन्होंने फाड़ दिया था। वो गुस्से में थे कि यहाँ उन्हें कोई कीमती चीज़ नहीं मिली, लेकिन वो चोरी करने आए थे, ये हमारा कोई हक थोड़े ना था, हम तो चोर बने हुए थे। लेकिन उन्होंने सारा सामान बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया और उस घर से निकले 5,000 रुपये लेकर। थोड़ा बहुत और सामान भी उठाया और बैग में डाला। हम बड़े बड़े बैग लेकर आए थे। जब बैग लेकर इस तरफ हम आ रहे थे, मैंने पूछा था इस बैग का इस्तेमाल हम क्या करने वाले हैं, क्या इसमें नशे की इतनी ज़्यादा खेप लेकर आने वाले हैं। वो हंसते रहे थे और अब इस घर के अंदर आकर मुझे पता चला था वो क्या करने वाले थे। लेकिन एक बैग भी पूरी तरह से भर नहीं पाया था। 5,000 रुपये तो जेब में डाल लिए थे और थोड़ा सा सामान उस बैग में डाल हम बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उनमें बहुत ज़्यादा गुस्सा था। वो आपस में झगड़ रहे थे, लेकिन मैं मायूस था, किन चक्करों में फंस गया हूँ। वहाँ उन्होंने उसके 5 हिस्से किए और 1,000 रुपये मुझे दे दिए। सिर्फ हाथ पर रखे थे वो 1,000, रखते ही उठा लिया और कहा 49,000। तुम पर 50,000 का कर्ज है, अब 49,000 रह गए। तुम्हें हमारे साथ काम करना पड़ेगा, बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। 5 हिस्से होंगे और तुम्हारा 5वां हिस्सा, उससे तुम्हारा कर्ज चुकता होगा। तुम हमारे साथ रहो, तुम अपना कर्ज पूरा करो, लेकिन अगर तुम्हारी जेब में कुछ पैसे हैं, जुआ खेलना चाहते हो तो तुम खेल सकते हो। मैंने वो 1,000 का जुआ नहीं खेला, बल्कि कर्ज कम किया। मैं जान गया था जुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें आप धंसते चले जाते हैं, और वो मुझे फंसाते चले गए। जो अय्याशी मैं करना चाहता था, उन्होंने उसी चक्कर में मुझे फंसाया था। अब मैं अपने घर में आकर रोता जा रहा था। उस रात मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया गया था, ना घर में कुछ पड़ा था। बाहर घास थी, मेरे हाथ में छोटा सा ब्लेड था। उस ब्लेड से मैंने उस घास को काटा। घर में घास को लाकर उसी घास को उबाल कर खाया था मैंने। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे बुरी रात थी। घास खाकर कौन सोता है? मैं सोया था, पेट तो भरना था ना। सुबह से कुछ नहीं खाया था मैंने। अगले दिन जब मैं अड्डे पर पहुंचा, वो तीनों तैयारी कर रहे थे। उन्होंने कहा एक बड़ा घर उन्होंने ढूंढ निकाला है। उस घर के बाहर ताला लगा हुआ होता है। शायद कोई सफाई वाला या काम वाला वहां अंदर आता है, सामान रखकर चला जाता है। उन्होंने गार्डन के बाहर से अंदर से कराहने की आवाज़ें सुनी थी। अंदर कोई बूढ़ा है जिसे घर के अंदर ही रखा जाता है, वो बाहर कभी नहीं निकलता। और इतना आलीशान घर है, कांच की बड़ी बड़ी खिड़कियों के अंदर सुनहरी रंग के वो झूमर तक नजर आते हैं। अगर और कुछ ना भी मिला तो वो झूमर भी 50 से 60,000 का बिकेगा। मेरी आंखें भी चमकी थी, उनकी आंखें भी चमक गई थी। मैं अब भी चोरी करना नहीं चाहता था। मैं मेहनत से उनके 49,000 वापस करना चाहता था, लेकिन वो मुझे हर बार की तरह फिर से ब्लैकमेल कर रहे थे। साथ तो तुम्हें आना होगा, जल्दी से पैसे चुका सकते हो तो चुका दो, वरना तुम्हें हमारे साथ काम करना होगा। मैंने कहा मैं ईमानदारी से पैसे वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा 7 दिन में 49,000 दे दो तो वो चोरी से तुम बच सकते हो। मत जाना हमारे साथ, पैसे दो और यहाँ से निकल लो, फिर जो तुम करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो तीनों हंस रहे थे मुझ पर। वो जानते थे मेरी कंगाली की हालत क्या है। मैं पैसे उन्हें नहीं दे सकता। मैं क्या करता? मैं वहाँ से निकल आया। इसके बाद 7 दिन हर कोशिश की थी मैंने। मैं वहाँ से कई जगह काम करने के लिए गया था। 16 से 18 घंटे काम किया था मैंने, और मेरे पास सिर्फ 5,000 ही जुड़ पाए थे। मैंने 5,000 उन्हें दे दिए और अब 44,000 रह गए थे। मैंने उन्हें कहा देखो 5,000 कमाए हैं मैंने, 1-2 महीने में सारे के सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। बड़ी मेहनत की है, इससे ज़्यादा मेहनत ज़िंदगी में मैंने कभी नहीं की। इतने पैसे जोड़कर आया हूँ। उनकी आंखें वो मायूस से हो गए थे। उन्हें ऐसा लगा कि एक मुर्गा उनके हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने जिद कर दी। 7 दिन हो चुके हैं, तुम्हें कहा था 7 दिन में सारे पैसे वापस करने हैं, तो सारे पैसे तुमने वापस नहीं किए। ये चोरी तुम्हें करनी होगी और ढेर सारा पैसा मिलेगा वहाँ से। सारा कर्ज चुक जाएगा और शायद तुम्हारे हाथ में भी कुछ पैसे आ जाएं। दोबारा जुआ खेलने की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। साथ तो तुम्हें चलना होगा। मैं मना करता रहा था। बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद उनके साथ तो चलना ही पड़ा। गर्दन पर चाकू रखा था एक ने मेरे, मुझे डराया था। पैसे दे सकते हो तो दो, चोरी करना चाहते हो तो हमारे साथ चलो, वरना गर्दन कटवाओ और मरो यहाँ पर। मैंने हाँ किया था। मैं डरता था उनसे।
वो गुंडे थे, गुंडे। मेरे जैसे कमज़ोर इंसान को कभी भी कहीं पर भी मार सकते थे। मैं चल पड़ा था उनके साथ। मुझे एक दिन में पूरा प्लान समझा दिया गया। आज रात हम वहाँ पर चोरी करने वाले थे। बड़े बड़े बैग हमने कंधों पर टांग लिए थे और उसके बाद बढ़ चले थे उस बड़े से बंगले की तरफ। एक बड़ी सी कॉलोनी के बिल्कुल अंत में वो बड़ा सा बंगला बना हुआ था। जैसे ही उसके अंत तक पहुंचे, आसपास की ज़मीन में खेत बने हुए थे जिसमें कुछ भी उगाया नहीं गया था। शायद उस अमीर आदमी का खेत होगा वो। हम उन खेतों के सहारे उस चार दीवारी के पास पहुंचे थे। इतनी बड़ी चार दीवारी, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इसे कैसे फांदेंगे, मेरा यह सवाल था। और वो हंसते हुए कहने लगे थे, हमने दिमाग बहुत ज़्यादा लगाया है, अंदर क्या क्या करना है, कैसे चोरी करनी है, अंदर सिक्योरिटी सिस्टम होगा उसे कैसे बंद करना है, हर प्लान बना रखा है हमने। तुम्हें कुछ चीज़ें नहीं बताई गई हैं, वो तुम अंदर जाकर खुद ही जान लोगे। उन्होंने एक रस्सी की बनी हुई सीढ़ी बना रखी थी जिसे ऊपर की तरफ उन्होंने लटका दिया और उसके सहारे वो लंबी सी दीवार उन्होंने फांद ली। अंदर की तरफ भी वो सीढ़ी लटका दी गई थी। इस तरह अंदर से बाहर आया जा सकता था, बाहर से अंदर आया जा सकता था। अब वो चार दीवारी को पार करते ही वो जैसे ही गार्डन में पहुंचे, हम थोड़ा सा डरे हुए थे। यहाँ कुत्ते तो नहीं रखे हुए? अगर इस तरह अमीरों ने कुत्ते यहाँ पर रखे हुए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अमीर लोग बहुत महंगे महंगे कुत्ते रखते हैं, वो बड़े जबड़े वाले जो हमारे शरीर को इस तरह चिथड़ों की तरह नोच डालते हैं कि चीखे मारते मारते मौत भी दर्दनाक मिलती है। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं आई। मांस के टुकड़े लेकर आए थे हम उन्हें बहकाने के लिए, लेकिन गार्डन में कोई कुत्ता था ही नहीं। हम धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़े और एक तरफ हमने पुराना सा एक सीसीटीवी कैमरा देखा जो बंद पड़ा था। उसकी तो तार भी कटी हुई थी। हम सीधा दरवाजे की तरफ बढ़ चले। उस दरवाजे के पास पहुंचकर हमने देखा सीसीटीवी कैमरे तो लगे हुए थे लेकिन तारें कटी हुई थी। वो पुराने सीसीटीवी कैमरे टूटे भी हुए थे। चिड़िया अपने घोंसले बनाने के लिए छोटी छोटी जगह ढूंढती रहती है और उन्होंने वो बीट उनके ऊपर की हुई थी, तो ये कैमरे तो किसी काम के नहीं हैं। हम दीवारों पर झांकते रहे थे कि कैमरे तो यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ कैमरे बिना इतना बड़ा बंगला और अंदर वो बूढ़ा कैसे रह सकता है? बूढ़े की बात की थी, अंदर से कराहने की आवाज़ आई। कोई था जो कराह रहा था, उसे शायद दर्द हो रहा होगा। ये आवाज़ किसी बुजुर्ग की ही लग रही थी। हम अब बड़े से गेट की तरफ गए। उस गेट के अंदर वो खास बंगला था। पहली चार दीवारी हमने पार कर ली थी, अब ये दूसरी चार दीवारी थी। उस गेट को फांदने में ज़रा भी मुश्किल नहीं हुई और अंदर मांस के टुकड़े इधर उधर बिखेर दिए हमने, ताकि जो कुत्ते आएंगे सूंघते सूंघते पहले मांस की तरफ ही झपट्टा मारेंगे। कुत्ते वहां पर भी रखे नहीं हुए थे। लेकिन यहां पर हमने जो देखा उसकी उम्मीद नहीं थी। गार्डन में फूल लगे हुए होते हैं, झरने से बने हुए होते हैं, बड़े बड़े पौधे लगे हुए होते हैं, लेकिन यहाँ पर कब्रें देखी हमने। 20 से 22 कब्रें थी जो बिल्कुल एक के साथ एक बनाई हुई थी। ऊपर नाम लिखे हुए थे, उसके ऊपर तारीखें लिखी हुई थी। सन 1500 की पुरानी पुरानी तारीखें, वो पुराने पुराने पत्थर से थे। उसके पास से हम चार के चारों कांप रहे थे। डर अंदर तक लग रहा था। ये कैसा बंगला है? तभी एक साथी ने चिल्लाकर कहा, यहाँ इसकी रेकी किसने की थी? यह कब्रें यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगी, इसके बारे में किसी ने बताया क्यों नहीं? दूसरा साथी कह रहा था, पता नहीं, बाहर से दूरबीन से देखा तो था, वो बड़े से टावर से, वो देखो, वो जो मोबाइल टावर है उसके ऊपर चढ़कर देखा था अंदर सारा कुछ। कब्रें तो वहाँ से नजर नहीं आई थी। आज रात को कब्रें कहाँ से आ गई? हमें डराने के लिए तो नहीं रखी हुई, शायद ऊपर से नजर नहीं आई होंगी साफ साफ। ये उसने कहा और हम चारों आगे की तरफ बढ़ चले, सीधा उस बड़े दरवाजे के पास। कांच का दरवाजा था, सिक्योरिटी सिस्टम बाहर गेट तक ही था शायद। उस कांच के दरवाजे को खोलने में खास परेशानी नहीं हुई और उसके अंदर महंगी महंगी चीजें, डर का नामो निशान नहीं था। वो महंगी चीजें आंखें चमका चुकी थी और एक साथ ही हमें पागल बनाए जा रहा था। उसके शब्द हमें इस तरह से विचलित कर रहे थे कि मेरी टांगें भी हवा में उड़ने लगी थी। उसने कहा, 60,000 का झूमर, 1.5 लाख का टीवी और सामने देखो
वो टेबल के ऊपर चांदी के चम्मच हैं, चांदी के। वो बर्तन सारे चांदी के हैं। कितना महंगा महंगा सामान है यहाँ पर। हम सारा सामान समेट कर जाएंगे। ये बड़े बड़े बैग है ना, सारे भर लो। यहाँ इन बड़े बैग को भर कर जाएंगे। तुम्हारा कर्ज तो एक बार में ही चुक गया समझो। सामान इकट्ठा करने की तैयारी करो, तुम भी निकलोगे, सारी उम्र याद करोगे। अमीर होने वाले हैं हम सब। हम सब ने बिना आवाज किए धीरे धीरे उन चीजों को बैग में भरना शुरू कर दिया। हम सब पागल से हो गए थे। जो हाथ में लग रहा था वो बैग में डाले जा रहे थे। महंगी से महंगी चीज थी, छोटी मोटी चीज भी बहुत ज्यादा महंगी थी। वो सिगरेट की डिब्बी भी 1000 रुपए की थी जो सामने वाले टेबल पर पड़ी थी। उसे देखकर मेरे मन में भी जैसे सिगरेट पीने की तलब सी हुई थी। मैं उस सिगरेट को उस बड़े से टेबल पर बैठकर पीना चाहता था और मेरे साथी तो सामान समेटने में लगे हुए थे। मैंने एक एक सिगरेट उनकी तरफ भी बढ़ा दी। उन्होंने भी एक एक सिगरेट ली, लेकिन वो सिगरेट जल नहीं रही थी। हमने माचिस से उस सिगरेट को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे वो सिगरेट लकड़ी की बनी हो, आग लग ही नहीं रही थी। बहुत कोशिश की, उसके बाद सबने सिगरेट फेंक दी। सामान तो हम इकट्ठा कर रहे थे, बाहर जो जगह थी उसी का सामान अभी तक हाथ लगाया था हमने, कमरों में गए तक नहीं थे। और वो कराहने की आवाज़ अब तक अंदर आने के बाद आई नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमारी आंख बाहर वाले उस कांच के दरवाजे पर पड़ी, वो कांच का दरवाज़ा लोहे के दरवाजे में बदल चुका था। उसकी तरफ देखते ही मैं ऊंची आवाज़ में कहने लगा, दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा लोहे का बन गया। अंदर से सच में लोहे की तरह लग रहा था। एक साथी ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, कांच का ही तो दरवाज़ा था, कांच का ही होना चाहिए। वैसे ही अंदर से ये रोशनी पड़ रही होगी इसलिए हमें लग रहा है। तुम जाकर देख कर आओ, तो मैं सामान इकट्ठा कर रहा हूँ, जल्दी करो। उसने ये कहा। मैं हाथ लगाने के लिए उस दरवाजे के पास पहुंच गया। मैंने हाथ लगाया। कांच भले ही रोशनी को रिफ्लेक्ट करता हो, इस तरह धातु की तरह चमक रहा हो, लेकिन हाथ लगाने पर तो पता चल ही जाता है ना ये कांच है या धातु है। ये दरवाज़ा लोहे का है। ये दरवाज़ा लोहे का कैसे बन गया? चारों तरफ बस यही आवाज़ें गूंज रही थी। वो तीनों भी भागते हुए मेरे करीब आए और हाथ लगाकर देखने लगे। सच में ये दरवाज़ा तो लोहे का है और आसपास कांच का दरवाज़ा तो नज़र नहीं आ रहा। सामने हाथ से ही तो खोला था और कोई रास्ता तो नज़र भी नहीं आ रहा। वो कांच का दरवाज़ा लोहे के दरवाजे में बदल गया था और धक्का देने पर भी खुल नहीं रहा था। चारों ने कोशिश की थी उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन हम खोल नहीं पाए थे। खिड़कियों की तरफ झांका था हमने, कांच की वो खिड़कियां लोहे की खिड़कियों में बदल गई थी। बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम कैद से हो गए हैं। हर तरफ लोहा है, क्या हम इसे तोड़कर बाहर निकल पाएंगे? चारों पहले तो ये बात कर रहे थे, हम फंस तो नहीं गए। मैंने हिम्मत दिखाई और कहा, नहीं नहीं, कांच के ही होंगे, पतली सी परत लगी होगी अंदर से जो धातु की तरह लग रही है, इसे तोड़कर हम बाहर जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने तोड़ा तो वो बूढ़े को पता चल जाएगा ना। तो पहले तो बूढ़े का इंतजाम करना होगा, वो जहां पर भी है। बाकी सारे कमरों का सामान समेटो और निकलते बनो। अंत में तोड़ेंगे इस दरवाजे को, इन खिड़कियों को। अब हमने डिसाइड किया था कि हम चारों अलग अलग हो जाएंगे और अलग अलग कमरे में जाकर देखेंगे। जो भी कीमती सामान हमें मिलता है वो बड़े से बैग में डाल लेंगे और सारा सामान लेकर यहीं पर इकट्ठा होंगे और इस दरवाजे को खोलकर हम भाग निकलेंगे। हम चारों अलग अलग दिशा में जाना शुरू हो गए। वो बंगला बहुत ज़्यादा बड़ा था, कमरे भी काफ़ी दूर दूर तक बने हुए थे। डर मुझे सबसे ज़्यादा था वो कराहने की आवाज़ से। बहुत समय से वो कराहने की आवाज़ आई ही नहीं थी कि इस तरफ वो बूढ़ा आदमी सो रहा होगा, कहीं किसी आवाज़ से उठ ना जाए। और उसके हाथ में कोई बटन तो होगा ही, कोई चोर इस तरह घुस आए तो वो आसानी से बटन दबा पाए और इमरजेंसी में लोगों को बुला पाए। ये डर था मेरा, इसलिए मैं सामने वाले कमरे की तरफ बढ़ चला। सामने सोफे लगे हुए थे और उसके सामने एक बड़ा सा दरवाज़ा। उस दरवाजे को मैंने चुना था, बाकी तीनों अलग अलग दिशा में जा चुके थे। उस दरवाजे को खोलने के लिए हल्का सा हाथ रखा था मैं हल्के हाथ से उसे खोलना चाहता था और धीरे धीरे वो दरवाज़ा खुलने भी लगा। लकड़ी का मोटा दरवाज़ा था वो, ऐसा लग रहा था पुराने ज़माने का कोई एंटीक दरवाज़ा यहाँ पर लगाया गया हो।
उसकी तो अच्छी तरह से सफाई भी नहीं हुई थी। उस पर मकड़े के जाले बने हुए थे और मेरी उंगलियां भी उन जालों में थोड़ा सा धंस गई थी। उस दरवाजे के पीछे हल्की सी लाइट जल रही थी और कमरे के अंदर ऐसा सामान जो कोई सोच भी नहीं सकता। पुराना पुराना लकड़ी का सामान, ढेर सारे रैक वहां पर थे। शायद ये कोई रहने वाला कमरा नहीं है, कोई पुराना सा कमरा है जहां पर कबाड़ रखा जाता है। वहां लकड़ी का पुराना पुराना सामान पड़ा था, उस रैक पर पत्थर का सामान पड़ा था, कुछ आकृतियां थी और उन पर इस तरह से जाले लगे हुए थे कि अच्छी तरह से वो नक्काशी को देखा भी नहीं जा सकता था। वहां मकड़े के जालों को हटाता हुआ मैं आगे बढ़ने लगा और डर अब कम लग रहा था। यहाँ पर तो वो बूढ़ा आदमी हो नहीं सकता। बड़ी आसानी से यहाँ से अगर कीमती सामान मिलता है मैं निकालूंगा, और नहीं भी मिलता तो कह दूंगा ये तो कबाड़ वाला कमरा था, मुझे गलत कमरा मिल गया, मैं बच जाऊंगा हर तरफ से। मैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ा था और उस लकड़ी के सामान को हाथ लगाकर ये देखना चाहता था आखिर वो कैसा सामान है। पहले उस लकड़ी के बड़े से चक्के को उठाया मैंने और हाथ से उन मकड़े के जालों को हटाकर उस चक्के को देखने लगा आखिर वो किससे बना हुआ है। वो मकड़े के जालों को हटाते ही वो लकड़ी का चक्का जरूर था, लेकिन बीच में सोने की नक्काशी की हुई थी। सोने के रंग को देखते ही आंखें चमक जाती हैं। यहाँ तो कबाड़ में भी सोना है। अरे यार, कितना कितना अमीर आदमी है ये। वहाँ कई चीज़ों को मैं जब मकड़े के जालों को हटा रहा था उन पर मुझे सोना दिखा। नीचे ज़मीन पर भी अंगूठियाँ माला इस तरह से गिरी हुई थी, तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया आखिर ये आदमी करता क्या होगा। इतना ज़्यादा सोना इस शहर में, किसी के पास इतना ज़्यादा सोने का सामान है, कोई भी सोच नहीं पाता होगा। मैं एक एक करके उस सामान को हटाता गया और उस रैक से आगे जाता गया। हर चीज़ को मैं उंगली लगाता वो चीज़ कीमती ही निकल आती। वहाँ महंगी महंगी पेंटिंग्स भी थी, उन्हें देखकर लग रहा था वो काफ़ी पुरानी होंगी, 100 से 200 साल पुरानी। उनके ऊपर से जब मैंने मिट्टी हटाई वो आकृतियाँ अजीब सी थी, लेकिन मैं जानता हूँ मॉडर्न आर्ट ऐसी ही है। आपको पहचान में नहीं आता कि पेंटर क्या बनाना चाहता है, जो उसके दिमाग में है वो बना देता है और कुछ बेवकूफ़ इंसान उसे आकृति समझकर खरीद लेते हैं। मैं तो मॉडर्न आर्ट इसी को समझता हूँ, पागलों की आर्ट। लेकिन ये होती बहुत महंगी है, इसीलिए मैंने कुछ पेंटिंग्स उस बैग में डाल ली थी। वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स ज़्यादा भारी नहीं थी, लेकिन शायद कीमती काफ़ी होंगी। अब मैं आगे जाकर और सामान को निकाल रहा था। अब इस लकड़ी के चक्कों में जो सोना लगा हुआ है, ये भारी लकड़ी उठाने से अच्छा है पूरी तरह से सोने से बनी हुई कोई चीज़ उठाऊं, कोई और महंगी चीज़ उठाऊं। यहाँ एंटीक सामान पड़ा होगा। मैं थोड़ा आगे गया तो मुझे बंदूकें मिली, पुराने ज़माने की बंदूकें और नए ज़माने की बंदूकें, ढेर सारी गोलियाँ। अब मैं सोच रहा था कि आखिर इस आदमी का काम क्या हो सकता है। हथियार भी अंदर पड़े हैं। कई ग्रेनेड देखकर मेरे होश उड़ गए थे और उस तरफ से थोड़ा दूर निकल आया था मैं। तभी जाले काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे और आगे मुझे एक कमरा सा दिखा। ये रैक के पीछे असली रहने वाला कमरा लग रहा था। किताबों के उस ढेर के बीच में एक बेड भी लगा हुआ था, लेकिन मकड़े के जाले इतने ज़्यादा थे कुछ भी देखा नहीं जा सकता था। उस बेड पर क्या है, आसपास क्या है, मैं जान नहीं पा रहा था। मैंने थोड़े से मकड़े के जाले हटाने की कोशिश की और तभी वहां एक आवाज गूंज गई। ये कराहने की आवाज थी उस बूढ़े की, और वो आवाज सामने उन मकड़े के जालों में घिरे हुए बेड से आ रही थी। जो भी कराहता है इस घर में वो सामने बेड पर लेटा हुआ होगा। मैं हिलना नहीं चाहता था, मैं जम सा गया था, डर सा गया था। पीछे हटूं, आगे बढ़ूं, देखूं उसे या ना देखूं। यहाँ और भी बहुत सारी कीमती चीजें हैं। सामने सोने से बनी हुई कुछ आकृतियां दिखी थी, कुछ मूर्तियां दिखी थी, भारी भारी 5 से 6 किलो की मूर्तियां होंगी। लालच अंदर ऐसे फैली थी कि मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन दिमाग कह रहा था नहीं, वो बूढ़ा अब तक नहीं उठा तो आगे कैसे उठेगा। सामान उठा, बैग में डाल और निकलता बन। मैं आगे बढ़ा था उस मूर्ति को उठाने के लिए और पीछे से उस चीख ने मुझे डरा दिया। वो चीख बाहर हॉल से आई थी। कोई तो हमारा साथी चीखा था, और एक ही चीख नहीं थी, उसके बाद 2-3 चीखें और आई। सभी चीखें मार रहे थे। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जिसे देखकर वो डर गए होंगे।
कहीं अंदर कोई पकड़ने वाला तो नहीं आ गया, कोई सिक्योरिटी गार्ड तो नहीं आ गया। ये सोचकर मुझे भी घबराहट होने लगी थी और मैं जल्दी घबरा जाता हूँ। आंखों के आगे अंधेरा सा आना शुरू हो जाता है, मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। हालात अब भी ऐसे ही हो गए थे, इसीलिए मैं घुटनों के बल बैठ गया। जब भी मुझे इस तरह की घबराहट होती है मैं ज़मीन पर लेट जाता हूँ और ज़मीन पर लेटने के बाद घबराहट कम हो जाती है। मैं वहाँ पर फंसा हुआ था, लेकिन ज़मीन पर लेटकर सांस लेकर अपनी घबराहट कम कर रहा था और बाहर से मेरे साथियों की चीखने की आवाज़ें, वो आवाज़ें और ज़्यादा डरा रही थी और मेरी घबराहट कम होने का नाम नहीं ले रही थी। 5 मिनट लेटा रहा था और वो चीखों की आवाज़ बिल्कुल सन्नाटे में बदल गई। वो बिल्कुल चुप हो चुके थे, ना बोलने की आवाज़, ना चीखने की आवाज़, और वहाँ कराहने की आवाज़ उस बूढ़े की बेड से आ रही थी। मैं देख तक नहीं पा रहा था। उसके पास कोई बल्ब होगा जो जल रहा होगा, लेकिन मकड़े के जाले इतने मोटे मोटे थे मैं देख ही नहीं पा रहा था। मुझे देखना भी नहीं है, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है, साथियों की मदद करनी है, बाहर भी तो निकलना है मुझे। मैं भागता हुआ बाहर गया, लेकिन मैंने जूते उतार दिए थे ताकि आवाज़ ना हो। मैं भागता भागता हॉल में पहुंचा और वहाँ पर कोई नहीं था, ना सामान गिरा हुआ था, लेकिन चीखने की आवाज़ें कहाँ से आईं? वो तीनों अलग अलग दिशा में गए थे, तो मुझे भी अलग अलग दिशा में जाकर देखना होगा। लेकिन वो चीख चुके थे, तो मैं भी चिल्लाकर कहने लगा, कहाँ हो, कहाँ हो, हमें जल्दी से भागना होगा, बाहर आ जाओ। मेरी आवाज़ ही गूंजी थी वहाँ पर, किसी और ने आवाज़ देकर मुझे जवाब तक नहीं दिया था। कुछ तो हुआ था वहाँ पर। मेरे साथी इस तरह से डरते नहीं, नशेड़ी हैं, पूरे टॉप के नशेड़ी, इतनी जल्दी नहीं डरने वाले। लेकिन कुछ तो हुआ उनके साथ। मैं पहले कमरे की तरफ पढ़ने लगा जहां हमारा वो लीडर गया था। उस कमरे का दरवाज़ा कांच का बना हुआ था। उस दरवाजे को खोलते ही सामने सुनहरी सुनहरी चीज़ें, ढेर लगा हुआ था सोने के बर्तनों का। इस तरफ ढेर, उस तरफ ढेर, वहाँ ढेर के सिवा और कोई सामान ही नहीं था। झूमर भी सोने के बने हुए थे। उस ढेर के ऊपर कुछ कपड़े पड़े थे और वो मेरे साथी के थे। मैं उस ढेर के ऊपर चढ़ने लगा। नीचे से सोने की एक तलवार उठा ली थी मैंने, हर चीज़ सोने की। मुझे पता है सोना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, लेकिन वो तेज धार हथियार था, तलवार तीखी, उससे मैं मदद तो कर ही सकता हूँ। मैं अब उस ढेर पर थोड़ा सा ऊपर बढ़ा था। जैसे ही उस ढेर के नीचे देखा मैंने, मेरा साथी 3 हिस्सों में पड़ा था। उसका सर एक तरफ कटा पड़ा था, उसकी 2 बाजू एक तरफ कटी पड़ी थी, उसका धड़ एक तरफ कटा पड़ा था। नीचे खून ही खून बहता जा रहा था। वो बिल्कुल सन्न। मरने के बाद हम इसी तरह लाश बनकर पड़े हुए होते हैं, और मैं उसे देखकर घबरा गया। आंखों के सामने उस दृश्य ने अंधेरा ला दिया था और मुझे भागना तो था, लेकिन वो दौरा जो मुझे पड़ता है उसका इलाज भी करना था। उस सोने के ढेर पर लेट गया था मैं। सोने के ढेर पर 5 मिनट तक लेटा रहा, तब जाकर मेरे होश में होश आए थे। मैंने आंखें खोली, कहीं ये सपना तो नहीं। मेरे साथी के 3 टुकड़े। उसे देखकर मैं बाहर की तरफ भागने लगा। जब मैं एक बार बेहोश हो जाऊं, एक बार बहुत ज़्यादा घबराहट हो जाए, तो सर पर पसीना आ जाता है और उसके बाद दिल की धड़कन सही हो जाती है। कुछ समय मिल जाता है मुझे, मैं बेहोश नहीं होता। मैं उसी हालात में पहुंच गया था। सीधा उस सोने से बाहर की तरफ भागा, चिल्लाता हुआ। मैं चिल्लाता चिल्लाता बाहर की तरफ भागा और अपने साथी को बुलाने लगा। मेरा कोई साथी वहां पर आया ही नहीं। एक तो मर गया, 2 के साथ क्या हुआ मुझे जानना तो होगा ही। एक कमरे से हल्के हल्के कराहने की आवाज आ रही थी। यह मेरे साथी की थी। मैं भागकर उस तरफ गया। हाथ में मेरे तलवार थी और जमीन पर पड़ी एक बोतल भी उठा ली मैंने। मुझे डर था सामने कोई तो होगा जो मेरे साथियों को नुकसान पहुंचा रहा है, उस पर हमला कर दूंगा मैं जैसे ही उस कमरे के अंदर पहुंचा, मेरा साथी वहां एक टेबल पर लेटा हुआ था। उसके शरीर में ढेर सारी कीलें गड़ी हुई थी। बड़ी बड़ी कीलें, छोटी छोटी कीलें शरीर के अंदर घुसी हुई थी, और शायद कोई भी शरीर का 1 इंच का हिस्सा नहीं होगा जिसमें कील ना गड़ी हो। ऐसे कांटे से बने हुए थे और उसके शरीर से खून बह रहा था और वो इस तरह से कराह रहा था जिंदा। मैं उसके करीब पहुंचा। मैं उसे कैसे बाहर निकालता? एक एक कील निकालने में मुझे बहुत समय लग जाता। शरीर में धसी हुई कीलें थी। मैंने उससे बात करने की कोशिश की,
सिर्फ उसके चेहरे पर कोई कील नहीं थी, शरीर पर बहुत सारी कीलें थी। मैंने उससे कहा, क्या करूं मैं, क्या करूं? लेकिन बस उसके कराने की आवाज़ थी। वो देख पा रहा था, उसकी आंखें सही तरह से झपक रही थी, लेकिन ज़बान पर गड़ी हुई वो कील उसको हिलने नहीं दे रही थी। ज़बान से कील को कैसे निकालता मैं? उसे दर्द होता ना। मैंने हिलाने की कोशिश नहीं की उसे, मैं बस कदम पीछे हटाकर बाहर निकल आया। एक और साथी है ना मेरा, उससे बात करता हूँ। बाहर से किसी को तो बुलाना होगा, वरना मेरे साथी को कुछ हो जाएगा। ये सोचकर मैं एक और कमरे की तरफ बढ़ चला। वहाँ से भी कराने की आवाज़ें आ रही थी। लगता है मेरे तीसरे साथी के साथ भी कुछ बुरा हुआ है। मैं क्या करूँ? मैं रो रहा था। लेकिन उस कमरे में पहुंचने के बाद एक और भयानक दृश्य जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी थी। सोने के सोफे थे वहां पर, सोने का टेबल और सामने एक चिमनी। ये बड़ी सी चिमनी थी और वहां नीचे अंगारे सुलग रहे थे, बड़े बड़े कोयले के टुकड़े जो सुलग चुके थे और ऊपर आग छोड़ रहे थे। मेरा साथी बिना कपड़ों के एक बड़े से डंडे पर लिपटा हुआ गोल गोल घूम रहा था। उसका टिक्का बनाया जा रहा था, जैसे हम चिकन टिक्का बनाते हैं। वहाँ बारबेक्यू की तरह वो डंडे पर घूम रहा था और कराह रहा था। चीख तक नहीं निकल रही थी, लेकिन शरीर से पसीना और मांस पिघल पिघल कर नीचे गिर रहा था। ऐसा दृश्य देखा नहीं गया और आंखें बंद करके मैं बाहर आ गया। ज़मीन पर लेट गया मैं। फिर से दौरा पड़ा था मुझे, पैनिक अटैक आया था, मेरे सर से पसीना बहना शुरू हो गया था। मैं ज़मीन पर लेटकर हालात को ठीक करने लगा और ऊपर छत पर मुझे उड़ते हुए अजीब अजीब से जीव दिखे। ये ऐसा लग रहा था जैसे काले कपड़े के टुकड़े हों, लेकिन वो प्रेत थे जो हवा में उड़ रहे थे। उनकी संख्या मैं बयां नहीं कर सकता। सैकड़ों में होंगे वो, सैकड़ों में। उनकी सफ़ेद रंग की आंखें दिख रही थी। ये साधारण बंगला नहीं है, ये प्रेतों का बंगला है। क्या है ये? मेरे साथियों के साथ क्या हुआ? दो कराह रहे हैं, लेकिन तीसरे कमरे से भी कराहने की आवाज़ आई। ये उसी कमरे से आई थी जहां मेरे साथी के 3 टुकड़े पड़े थे। अब मैं उठा, भागने लगा उस तरफ। वो जिसका सर कटा था, बाजू कटे थे, धड़ कटा था, उसका सर कराह रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यहाँ पर मेरा साथी प्रेत बन गया है? मैं चीख रहा था, चीखता चीखता अलग अलग जगह पर भाग रहा था, लेकिन मैं करता क्या? मदद मांगता तो किससे मांगता? मेरे उस साथी ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। सीधा मैं सामने वाले उस कमरे में गया जहां वो बूढ़ा कराह रहा है। मैं सीधा उन जालों को हटाने लगा। उस बेड पर लेटा हुआ वो बूढ़ा इतना ज़्यादा बूढ़ा था, मैं बता नहीं सकता। उसका मांस नीचे की तरफ लटका हुआ था। 100 साल का बूढ़ा भी देखा है मैंने, मांस इतना ज़्यादा नहीं लटकता। ये 200 साल का बूढ़ा होगा। वहाँ बेड पर लेटा हुआ कराह रहा था। उसकी आंखें मेरी तरफ थी और मैं उसके पांव पड़ गया। मैं अपने साथियों के साथ क्या क्या देख चुका हूँ। क्या मैं यहाँ से बाहर जा सकता हूँ? तब उसकी हल्की सी आवाज़ निकली। उसके होंठ चिपके हुए थे। जब उसने अपने होंठ खोले तो उसका मुंह जैसे थोड़ा सा फटा था। उसने बहुत समय से कुछ बोला नहीं था, मुंह बंद करके कराह रहा होगा, इसीलिए अब उसने होंठ हिलाए तो उस पे मिट्टी थी, वो भी हटी, मांस भी खिंचा, थोड़ा सा फटा और वो बोलने लगा, क्या करने आए थे तुम? अभी जिंदा हो? वहां उन हवा में उड़ते हुए प्रेतों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उन्होंने पूरी छत को घेर लिया था और वो नीचे मुझ पर हमला करने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन मकड़े के जालों को पार नहीं कर पा रहे थे जो ऊपर की तरफ बने हुए थे। उनकी संख्या कितनी ज़्यादा हो गई थी। ऊपर से इस तरह की आवाज़ें आ रही थी जैसे भीड़ हज़ारों में हो। मैं उस बूढ़े से जल्दी से पूछना चाहता था, क्या हुआ मेरे साथियों को? क्या हुआ? और यहाँ से क्या मैं बचकर बाहर जा सकता हूँ? उन लोहे के दरवाज़ों को, खिड़कियों को खोल सकता हूँ या नहीं? उस बूढ़े ने कहा, तुम बाहर जाकर क्या करोगे? मौत तो तुम्हें यहीं पर मिलेगी। यहाँ पर पहुँचे हो तो साधारण अच्छे इंसान तो नहीं होगे तुम। मौत तो तुम्हें भी भयानक मिलेगी जैसे तुम्हारे साथियों को मिली है। अभी पूरी तरह से मरे नहीं हैं वो, धीरे धीरे मरेंगे, धीरे धीरे मरेंगे, सजा भुगतेंगे और सजा तो तुम्हें भी मिलेगी।
तुम्हारे गुनाहों की सजा तुम्हें भी मिलेगी। मैं उससे माफी मांग रहा था, लेकिन वो प्रेत नीचे की तरफ आते गए। उन्होंने मुझे पकड़ा और जमीन पर लेटा दिया। वहां हर एक प्रेत मेरे शरीर पर जैसे लंबा सा डंडा मार रहा था। वो लंबे डंडे की चोट काफी जबरदस्त और शरीर पर एक निशान बन जा रहा था। हर एक ने वो डंडा मारा और मुझे सजा दी। 2 घंटे मुझे सजा मिली थी। इतने कोड़े, इतने डंडे मारे गए थे कि मेरी पीठ सन्न हो गई थी। पीठ में जो भी हिस्सा है वो सारा सन्न हो चुका था। इसके बाद मैं घिसटता हुआ उस बूढ़े के पास गया और माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, हमें ये पता नहीं था हम कहाँ आ रहे हैं और मैं तो मजबूर था। वो मुझे लेकर आए। वो किसी बड़े गैंगस्टर के साथ काम करते हैं। कोई बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है जिसका नाम है शीतल। मैं तो मजबूरी में फंसा हूँ। मुझे मारो मत, मुझे उनकी तरह काटो मत। तब उस बूढ़े की आवाज़ ने मुझे और ज़्यादा डरा दिया। उसने कहा, मैं ही तो हूँ शीतल। तुम्हें मैं 200 साल का बूढ़ा लग रहा हूँ? मेरी उम्र 40 साल है। ड्रग लॉर्ड शीतल। लेकिन यहाँ किस शाप में फंस गया मैं बता नहीं सकता। सज़ा भुगत रहा हूँ मैं, गुनाहों की सज़ा भुगत रहा हूँ। जो भी यहाँ आएगा वो सज़ा भुगतेगा गुनाहों की, और तुम्हारे गुनाहों की सज़ा तुम्हें मिल चुकी है। जिंदगी में और गुनाह मत करना, वरना कभी ना कभी ऐसी जगह पहुंचोगे जहां सजा मिलती है। वो जो मेरा हिस्सा रखते थे उन्हें तो सजा बहुत लंबी मिलेगी। टुकड़ों में कटे हुए, जलते हुए, कराहते हुए यहीं मेरे साथ रहेंगे। तुम जा सकते हो यहाँ से, जिंदगी जी सकते हो। मैं वहां से बाहर की तरफ भागने लगा। बाहर कई बैग पड़े थे जिनमें सामान पड़ा था। मैंने एक बैग उठा ही लिया और आंखों से मैं आंसू बहाता हुआ, माफी मांगता हुआ कहने लगा, कुछ तो ले जाने दो, कुछ तो ले जाने दो बाहर। मैं इलाज कैसे करवाऊंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। पीछे से बूढ़े की आवाज आई, जो ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। मैंने वो बैग उठाया और सामने लोहे के दरवाजे पर हाथ लगाया। वो कांच का दरवाजा बन गया। उस दरवाजे को खोला मैंने, बाहर की तरफ भागा मैं। पहली दीवार फांदने में मुश्किल हुई और दूसरी दीवार फांदने में मेरी टांग टूट गई। लेकिन वो बैग, सोने से भरी हुई मूर्तियों का बैग लेकर मैं घर तक पहुंच आया था। ये भयानक रात थी मेरी जिंदगी की, जिसे मैं जी आया था, सजा भुगत आया था, पीठ पिछवाड़ा छिला आया था। इतना दर्द हुआ पूरी रात कि घर में दवाई तक ना थी। मैं छाती के बल सोया था उस दिन। अगली सुबह उस बैग को जब मैंने खोला, उसके अंदर कोई सोने की चीज़ नहीं थी, कुछ भी ऐसा नहीं था, बस हड्डियाँ ही हड्डियाँ, सारी इंसानी हड्डियाँ। आंखें फटी की फटी रह गई थी मेरी, आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। रोता रहा था मैं पूरा दिन और इलाज कराने के पैसे भी मांग कर लाने पड़े थे। पीठ पर जब मैं इलाज करवा भी रहा था तो डॉक्टर ने पूछा था, क्या हुआ, किसी ने सज़ा दी है? मैंने भी हामी भर दी। हाँ, जुआ खेलता था मैं, नशे करता था, सज़ा दी है किसी अपने ने। अब मैं वैसा नहीं करूँगा। इलाज मेरा उस डॉक्टर ने मुफ्त में ही कर दिया था। वो मांगे हुए पैसों से उस दिन खाया था मैंने और अगले दिन काम पर चला गया। वो बैग 2 दिन बाद मैं उसी बंगले के अंदर फेंक आया था। अंदर से कराहने की आवाज़ें जो पहले सिर्फ किसी एक की थी, अब बहुत सारे लोगों की आ रही थी। वो मेरे साथी थे जो शायद अंदर कैद सज़ा भुगत रहे होंगे। मैं उसके बाद जुए में नहीं पड़ा, नशे में नहीं पड़ा और सीधा काम करने लगा। मैं धीरे धीरे ही सही कमाता तो हूँ, लेकिन अब उड़ाता नहीं। अब मैं रखता हूँ अपने लिए पैसे, ताकि बुरी आदतों में ना फंस जाऊँ। उम्र मेरी 35 साल है और मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मुझे ये बात बताने में ज़रा भी शर्म नहीं आ रही, क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए शायद मुझे फिर से शुरुआत करनी होगी। ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अगर आपको लगता है आप शॉर्टकट से अमीर बन सकते हैं तो आइए मेरे साथ उस बंगले में, आपका भी स्वागत है।